हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के एनवायरमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एनवायरमेंट सीरीज में देखिए काफी इंपोर्टेंट आज की जो क्लास है वो रिवीजन क्लास होने वाली है। रिवीजन से सेंस यहाँ पर यह है कि जो पिछले एक हफ्ते में आपने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन होना भी जरूरी है। तो मैं आपको पूरा रिवीजन के माध्यम से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। मैं इसमें पेन का यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आंसर आपके सामने रहेंगे, नहीं रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर किस पर करती है। देखिए ताल पारिस्थितिकी मतलब है कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे तालाब है तो उसमें सबसे ज्यादा जो उसकी स्टेबिलिटी है वो किस पर निर्भर करेगी, वो करेगी उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर, खाने को प्रोड्यूस करने वाले उसको और खाने वाले, ठीक है, उस बात के ऊपर ये डिपेंड करती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहां पर हुआ था। ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, जहां पर नोबेल प्राइज का भी वितरण किया जाता है। और शांति का जो नोबेल प्राइज है वो बांटा जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी जितने भी नोबेल प्राइज है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में करी गई थे और नोबेल पीस सोसाइटी उनको बांटती है। अगला हमारा क्वेश्चन है मरुद्भिद। मरुद्भिद कहते हैं जो मरुस्थल में होने वाले पौधे होते हैं। उनकी जड़ लंबी क्यों होती है, उनका लंबा मूल तंत्र होता है क्यों? क्योंकि देखिए मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, इसलिए, है ना। इसलिए पानी की खोज में जड़ जो है वो नीचे की साइड यहां पर चली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है सतत विकास। सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम एसडीजी गोल्स की संज्ञा में भी पढ़ सकते हैं। किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहां भी आएगा वहां पर एक लाइन रट लीजिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक चीजों का सही तरह से संदोहन करना। तो प्राकृतिक संसाधन यहां पर आंसर आ जाएगा। इसका सतत विकास का मतलब यह है हमने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए किन चीजों को बचा कर रखा हुआ है। यदि हम उन चीजों को अभी हम खत्म कर देंगे, विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। यही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किसकी मदद से जब निम्नीकरण उत्पादकों में उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है। देखिए कभी भी उत्पादक में कोई परिवर्तन होगा तो वो जीवाणुओं का काम होगा। आंसर है जीवाणु। कुडुक कहां के लोगों की भाषा है। देखिए कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा में सबसे आगे। देखिए चीन सौर ऊर्जा में सबसे आगे। अगर आपको पता भी होगा एक कृत्रिम सूर्य का भी आविष्कार भी जो है यहां पर कर लिया है इन्होंने। किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए संवहनीय वर्षा। अब आपको बरसात में बिजली, जब बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है और बादल भी गरजते हैं। ऐसी वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। अब संवहनीय वर्षा मैं आपको ये तीनों वर्षा पढ़ा देता हूं। पर्वतीय वर्षा वो होती है जो पर्वत से टकराने के कारण बादल उठ ना पाए, उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा वो है समुद्र के ऊपर हवा गोल गोल घूमने लगे और बादलों को अपने साथ गोल गोल घूमती हुई जमीन की तरफ चले, तो वो चक्रवाती वर्षा जो चक्रवात के साथ आती है। संवहनीय वर्षा यह है बादल इतना ज्यादा पानी उठा ले कि उस पानी को बादल बियर ना कर पाए, सह ना पाए, तो वो संवहनीय वर्षा होती है। जिसका वहन संवहनीय होता है, जिसका वहन ना कर पाना, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत किसका हिस्सा है। देखिए भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारोपीय यहाँ की भाषा का हिस्सा ही रहा है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। देखिए सुनामी के कारण तो वैसे ही सभी हैं, लेकिन मेन कारण जो है वो है भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्गार के समय नहीं निकलती। देखिए ज्वालामुखी के समय भला ऑक्सीजन क्यों निकलेगी, है ना। हालांकि ऑक्सीजन में जलीय सबसे ज्यादा जलने का कोई भी काम होगा ऑक्सीजन का रहेगा, लेकिन ज्वालामुखी में से नहीं निकलती। बाकी हाइड्रोजन, निमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलती हैं। अच्छा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, धरती पर कौन सी गैस कितने परसेंट है, तो आप चार्ट में पढ़ लेना। विशेष तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर देख लेना पेपर में। 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड है, पेपर में जरूर आता है। सरसों के पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। देखिए जब भी आप सरसों के पुष्प को पढ़ाएंगे तो आप क्षेत्र भ्रमण पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण का मतलब है आप किसी को सरसों का फूल कैसे दिखाओगे, घर लाके दिखाओगे नहीं, आप उसको खेत पर ले जाओगे घुमाने के लिए, देखोगे भाई क्षेत्र में घूमोगे, भ्रमण करोगे, तब आप सरसों का पुष्प पढ़ाओगे। ये है तरीका। जो व्यक्ति क्विक एंड कर्बिक अम्ल वाला आहार लेता है। देखिए कर्बिंग का मतलब है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं। आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपका कर्ब निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको विटामिन सी लेना चाहिए। खट्टी चीजें वो जो है प्रोटीन के हिस्से को कम कर देती हैं और भूख लगने की स्थिति को कम कर देते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सी की कमी से
स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, विटामिन के की कमी से थक्का जमता। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? देखिए मैदान की जो गणना है वो करी जाती है द्वितीय श्रेणी में। मैदान द्वितीय श्रेणी में आते हैं, पेड़ पहली श्रेणी में आते हैं। महासागरों में पाई जाने वाली जो प्रवाल भित्ति है उसका व्यंजन क्यों हो रहा है, मतलब जो समुद्री काई है वो खत्म क्यों हो रही है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, और उसको लाइकेन भी कहा जा सकता है। डाइक क्या है? देखिए डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। जब ज्वालामुखी निकलती है और ज्वालामुखी खत्म हो जाए तो वहां पर जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति बन जाती है जलने के कारण, मिट्टी जलने के कारण, उसको डाइक कहते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब बना था? देखिए पर्यावरण और वन मंत्रालय बना था हमारा 1985 में, 1985 में। और भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो 1986 बना था, एक साल बाद। अगला है महाद्वीप। देखिए ये जो क्वेश्चन है पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ, ये इसकी नींव रखी गई थी, और जो उसने काम करना शुरू करा वो रिकॉर्ड में 1986 है। अगला है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? देखिए महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसकी ट्रिक है कुसाग्र, KUSARGRA। इसकी बाकायदा ट्रिक मैंने पिछले सेशन में बताई थी, लास्ट वीडियो आप जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरवालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? देखिए अगर पहाड़ फटेगा तो बीच में जगह बनेगी, है ना, उसमें दरार पड़ जाएगी, उसको दर्रा कहते हैं, दरार पड़ने से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासन काल में बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बना था इंदिरा गांधी काल में। देखिए 1972 है। अगर आपको ध्यान हो तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में इंदिरा गांधी के समय में, और 1972 की घटना है तो इंदिरा गांधी रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो ये हमारे कौन से अधिनियम में लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर जो भौतिक और जैविक वातावरण है उसको पर्यावरण कहते हैं? ये लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला है, पर्यावरण का भौतिक संगठन कौन सा नहीं है? जल, वायु, स्थल या सूक्ष्म जीव? देखिए जल, वायु और जमीन ये तो सब है, लेकिन माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव, ये इसमें नहीं आते हैं पर्यावरण के हिस्से में। भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सम्मिलित था। पहले केवल हम किसका अध्ययन करते थे भूगोल में? हम करते थे पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप का केवल, है ना। ये आप देख सकते हैं पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप, जिसमें कोर, मेंटल, सीमा जो है यहाँ पर दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहते हैं? देखिए सभ्यता का जो पालना है वो मैदानों को कहा जाता है, क्योंकि आदमी पहाड़ों पर उबड़ खाबड़ में तो रहेगा नहीं, प्लेन जमीन पर रहना चाहेगा तो मैदान और नदियों के किनारे। लोयस का पठार क्या है? देखिए लोयस का पठार का मतलब यहां पर हो जाएगा हवा के द्वारा बना, हवा अगर किसी पहाड़ को अगर हवा काट दे और लाखों सालों में हवा के कटने से उसकी एक शेप बन जाए तो उसको लोयस कहा जाता है। पैडी प्लेन किसको कहते हैं? देखिए पैडी प्लेन जो है वो मैदान का हिस्से को कहा जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, और देखिए 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? ऑप्शन दे देगा, पृथ्वी दिवस। अर्थ डे मतलब पृथ्वी दिवस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए जलवायु परिवर्तन का जो कारण है ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या सभी? तो आंसर हो जाएगा सभी। गैस जो धान के खेत से निकलती है कौन सी है? वो है मीथेन। अगला है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए कौन सी गैस इंपोर्टेंट है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी की धुरी की अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। ये बात किसने कही थी कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन रात होते हैं और मौसम बदलता है। ये बात कही थी मिलुटिन मैंकोविच ने, मिलुटिन मैंकोविच। और रॉबर्ट हुक जो दे रखा है, इसने कोशिका की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? देखिए मानव की क्रिया जलवायु को प्रभावित करती है, वो है खेती करना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने करी थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस गैस का अर्थ क्या है? देखिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, वायुमंडल का तापमान जो बढ़ जाता है उसी को हरित गृह क्रैश या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? वही दोबारा क्वेश्चन आ गया घुमा के, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसकी है ना लाखों साल पहले अब जो हमारे बड़े बड़े जीव थे उनका एक वैसे तो ये कहा जाता है कि कोई उल्का पिंड धरती से टकराया जिससे धरती बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, उस एनर्जी की गर्मी की वजह से सब जीव जंतु मर गए, लेकिन ये भी एक वैश्विक ताप में वृद्धि का कारण भी एक बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक देखिए आंसर होना चाहिए डी, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं की जगह यहां पर होना चाहिए था ये सभी। तो ये तीनों ही जो है आंसर है, आप इसको सही करेक्ट कर लेना। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसकी जगह आएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी।
अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के प्रभाव का कारण क्या है। इसका कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। देखिए एक क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरीके से दिया। कौन सी है गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है, आपको पता होगा। अब दोबारा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब की बार ऑप्शन चेंज कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। इस बार आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है, कौन सी है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है ओजोन में सर्वाधिक सांद्रता कहां मिलती है? देखिए ओजोन कहां पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। अब आपको समताप मंडल तो है, लेकिन आपने इंग्लिश को कभी हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है समताप मंडल। अगला है सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो पैदा करती है वो पैदा करती है ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस ही रोकती है। आप यहां पर एक चार्ट देख रहे होंगे, आपको अगर आप इस चार्ट को देखोगे आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बशर्ते बात यह है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चार्ट को ध्यान से देखें। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर है? तो पृथ्वी से ओजोन परत 30 किलोमीटर है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कौन सी चीज कहां पर कितने किलोमीटर, कितने टेम्परेचर, कौन से मंडल में उड़ रही है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर में प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसमें? तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। और ओजोन की मोटाई को डाप्सन में मापते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में ओजोन लेयर है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो पूछा है कौन सत्य नहीं है। आंसर है ये ठंड के रूप में काम करता है पृथ्वी तक के। ओजोन क्षेत्र कहां पे बना हुआ है सबसे ज्यादा? वो बनाया हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर या ध्रुवों के ऊपर भी ऑप्शन में हो सकता है, आप सही देख लेना। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनी? ये बनी थी 2008 में। कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का 8 मिशनों में से नहीं है? नाभ की शक्ति नहीं है, बाकी सब है। ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए किस देश ने सबसे पहले 2024 में टैक्स लगाया है? ये है सिंगापुर ने टैक्स लगा दिया है। अगर ज्यादा धुआं निकालोगे तो कंपनी को टैक्स देना होगा। बेसल समागम क्या है? देखिए बेसल थर्ड जो है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से संबंधित है। आंसर है खतरनाक अपशिष्ट। घुमा के ऑप्शन दे दिया है, खतरनाक अपशिष्ट ए ऑप्शन है। ये कुछ यहाँ पर कावेरी के जो कावेरी नदी है साउथ की, तो उसके कुछ बेसिन दे रखे हैं। पूछा कौन सा नहीं है? आईएएस में आया था 2020 में। तो यहाँ पर पापागोड़ा राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर सत्यमंगलम, नागरहोले, वायनॉट तीनों ही है। वायनॉट से तो राहुल गांधी चुनाव भी लड़ते हैं, आपको पता होगा। तो बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन छोड़कर बाकी तीनों यहां पर आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है शुरू किया था क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन कब लागू हुआ? मौसम परिवर्तन लागू हुआ था 21 मार्च 1994 को। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक जो है यूएनओ की तरह ही काम करता है, दोनों एक ही चीज है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनओ तीनों के सदस्य लगभग मेंबर बराबर ही होते हैं। जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जो भूखंडीय तापन में प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने के? देखिए कार्बन टैक्स लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने भी। एक तो लगाया था सिंगापुर ने, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने। तो किस देश को दुनिया के कार्बन नेगेटिव देशों में, देखिए कार्बन नेगेटिव जहां कार्बन जीरो है, फैक्ट्री बिल्कुल ना के बराबर है। आंसर है भूटान। हमारा पड़ोसी देश है। भूटान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में सबसे जवान देश। जवान का मतलब है जहां की औसत युवा जवान है, लगभग 28.2 ईयर्स, 28.2 साल का ये जवान है भारत। और दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है वो है भूटान, जहां की औसत जो जनसंख्या है वो बूढ़ी है, लगभग आप 44.7 है, 54.7, 54.7 साल के वहां के बूढ़े लोग हैं। तो आप लगा लीजिए कार्बन नेगेटिव देश भी है ना, प्रकृति के हिसाब से काफी उत्तम है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? देखिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए है। यह सरकार और व्यवसाय के नेतृत्व में व्यक्तियों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण का समाधान है। पर्यावरण और परिस्थिति का जैविक घटक क्या है? देखिए यह है वनस्पति। इकोलॉजी के बारे में पूरा मैंने यहां पर दे रखा है। सबसे इंपोर्टेंट लाइन ये येलो कलर में, आप इसको जरूर पढ़ लेना। इकोलॉजी या परिस्थिति की शब्द की जो स्थापना है ये 1866 में जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने की थी अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। पर्यावरण और परिस्थिति के भौतिक घटक क्या हैं? तो आंसर है प्रवाहित जल।
है ना। जल चक्र क्या है, यहां से पढ़ लेना, मानव शरीर में 70% है। ओरण क्या है, ओरण पवित्र वनों को कहा जाता है, ऐसे वन जो हमें लाइफ देते हैं, इसलिए उनको कहां पर कहा जाता है, लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें पूरा, क्योंकि रिपीट चल रहा है तो मैं दोबारा कम समय में पढ़ाना चाहूंगा। क्षारीय मिट्टी में, जो मिट्टी क्षारीय होती है उसमें पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं, मतलब नमकीन पानी में होने वाले, इनको कहते हैं हेलोफाइट। आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन है, देखिए जैव विविधता से संबंधित है हमारा नागोया प्रोटोकॉल। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने % भूमि का लक्ष्य रखा है, आंसर है 17%। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है, आंसर है चंदन, क्योंकि चंदन, रेड चंदन के ऊपर पुष्पा मूवी बनी थी, आपको पता भी होगा। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को जो कहते हैं 16। अगला क्वेश्चन है, डिटेल मैंने हर क्वेश्चन में दे रखी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है, देखिए ये पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है, जल प्रदूषण होता है औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा। ज्यादा डिटेल के लिए आप यहां देखें, लगभग 14,000 लोगों की हर साल प्रतिदिन मौत होती है, जिनमें 580 होते हैं जल के कारण। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, यह है आपका असम में, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। विश्व जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है, यह है ग्रीन हाउस गैस। वायुमंडलीय प्रदूषण में गैस कौन सी है, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार घुमा के आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है देखिए जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स को जलाने से। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा अल्पजीवी कौन है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे कम उम्र किसकी है, अल्पजीवी मतलब जिसकी उम्र कम हो, तो देखिए वो है मीथेन की उम्र सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा जीवन काल के ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा समय में कौन सी गैस इफेक्ट करती है प्रकृति को, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में होता है, देखिए प्लास्टिक बनाने में होता है, नाइलोन बनाने में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस डाइऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मिट्टियां। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है, आंसर है सीएफसीज का। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं, देखिए ओजोन परत को एयर कंडीशन नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीवित सबसे बड़ा खतरा क्या है, देखिए वनों को नष्ट करना, डिफोरेस्टेशन सबसे बड़ा खतरा है प्रकृति को। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। मैंने आसपास के पड़ोसी देशों की राजधानी और वहां का रुपया और वहां की जनसंख्या दे रखी है, ध्यान से देख लेना। भारत में 135 की जगह 142 आप कर लेना, क्योंकि ये आंकड़े लगभग दिसंबर के हैं और अब चल रहा है अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, सूखा को नियंत्रित करने में वन किसमें सहायक होता है, देखिए वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवों में खाद्य श्रृंखला को समुचित क्रम क्या है, आंसर है सी, घास, कीट, पक्षी और सर्प। अब कौन सा मृदा में उपस्थित होने वाला नाइट्रोजन का बैक्टीरिया नाइट्रोजन को खा जाता है, आंसर है एजोबैक्टर, और इसके खाने के बाद जब मरता है तब भी ये नाइट्रोजन ही बनाता है। और जो सी ऑप्शन देख रहे हैं राइजोबियम, ये दालों में पाया जाने वाला एक उर्वरक है। एस्ट्रोसैट क्या है, देखिए एस्ट्रोसैट जो है वो एक क्षुद्र ग्रह है जो धरती की तरफ आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव से अधिक पोषण स्तर है, देखिए तालाब में एक बहुत सारे तरह के जीव होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मछलियां। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कितने % भाग में वन लगे हैं, देखिए भारत के 23.54, यहां पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है, यह है स्वीडन। स्वीडन के बारे में स्पेशल मैंने यहां पर दे रखा है डिटेल, वहां की जनसंख्या, वहां के राष्ट्रपति, वहां की भौगोलिक संरचना, सूचकांक वगैरह सब। जीएसएलवी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमारी जो मिसाइल है वो 3 तरीके से आसमान में जाती हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएल। पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का मतलब है जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, और एसएलवी का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर हमसे जीएसएलवी पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। अगला है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल से कौन सी तरंगें निकलती है, आंसर है अवरक्त किरणें। जलवायु परिवर्तन में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कार्य योजना जो आई थी सौर ऊर्जा उत्पादन के द्वारा आई थी। 6 मीटर लंबे तालाब के अनुक्रम में सही क्रम क्या है, यहां पर आंसर हो जाएगा डी, निम्न, पहले पादप, फिर प्लावी पादप, फिर रीढ़, फिर साग, फिर झाड़ी, फिर पेड़ बनेगा। एक परितंत्र में क्या होता है, एक परितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या, प्राथमिक उपभोग, देखिए प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, कंज्यूमर कम होते हैं, ये है ना, कंज्यूमर से ज्यादा होते हैं प्रोड्यूसर, जब भी तो प्रकृति चलेगी। घास ज्यादा होना चाहिए, हिरन कम होने चाहिए। इकोसिस्टम में
अजीवित घटक क्या होता है? इकोसिस्टम में अजीवित घटक होता है पादपों का चक्रण। चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे के सिस्टम में क्या कहलाती है? कहलाती है सकल उत्पादन। इकोसिस्टम में अपघटन के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? यह जीवाणु, कवक और सूक्ष्मजीव तीनों को। भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? भोजन, यह है बी ऑप्शन, फायर फ्लैक्टोन, जूरोफ्लैक्टोन, मछली। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है। यह कौन सा नियम है? आंसर है ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम। नेपोथिंस क्या है? नेपोथिंस जो है यह प्राथमिक उत्पादक, एक तरह से कीट भक्षी पौधे होते हैं। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है, और एक जो, तो ये टॉपिक इस तरह का क्या है? तो ये है प्रथम उत्पादक में। एक मोर यदि सांप को खा जाए, और सांप इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट पौधों है ना, पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? मोर को कहेंगे हम भोजन पिरामिड के शीर्ष पर, है ना। ये किसी एक हाइड्रोस्फीयर में पौधे का सही अनुक्रम क्या होता है? यह आंसर है सी, प्लिस्टिया, वाल्वॉक, सर्प हाइड्रिला और बैलूत लैटन। विश्व के देशों में सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की श्रेणी कौन देता है? ये देखिए, ये देता है विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों पश्चिमी घाटों के बीच अच्छा संपर्क है। यह महत्व सबसे अधिक कहां देखने को मिलता है? यह सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुमोदन में कब हुआ था? आंसर है सी, पर्यावरण अधिनियम 1986। परितंत्र किसे कहते हैं? जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं। भारत में मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? आंसर है ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कायिक कोशिका न्यूक्लिक आंतरिक प्रौद्योगिक सीमोटिक सेल, ये अभी आया था सीटेट 2024 में। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा यहां पर अनुप्रयोग में होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, जंतुओं का जननी क्लोनिंग। और ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट होता है? तो इसका ट्रांसक्रिप्टोम कहते किसे हैं? तो इसका आंसर है किसी जीव द्वारा एमआरएनए। एमआरएनए किसमें था? कोरोना में। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना ट्रांसक्रिप्टोम। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? आंसर है 4 या 5। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको दे रखी है। हमेशा संख्या, भार और ऊर्जा में जो अनुपात होता है उसमें कैसा पिरामिड होता है? उसमें त्रिभुज जैसा पिरामिड होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। समस्त शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। एक घास स्थल की संख्या पिरामिड कैसा होता है? घास स्थल का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है, कैसे का? आंसर है महासागर, उल्टा पिरामिड महासागर में होता है। खाद्य श्रृंखला पादप, हिरण, भेड़िया, शेर, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? है ना, पादप में, हिरण में, भेड़िया में या शेर में? तो आंसर है पेड़ में, पौधे में। पादप, हिरण, भेड़िया, शेर में खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? आंसर है ए, शेर में। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? यह है मेंढक। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहां समाप्त होती है? आंसर है अपघटक पर। किसी पारिस्थितिक तंत्र में समस्त अपघटक नष्ट होने पर चक्र सर्वाधिक प्रभावी होगा, कब? जैव भू रासायनिक चक्र में। और जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? आंसर है हमारा पारिस्थितिक अनुक्रमण। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टियों का अध्ययन है। कवक किसका अध्ययन? देखिए ये मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था, ये सेशन आप कल की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मतलब जो कल ही वीडियो बनाई है, इससे पिछली वाली वीडियो, लास्ट वाली। यदि उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।